हेलो एवरीवन, आई एम आकाश शर्मा। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ। वैसे तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं एक बीटेक मैंने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैंने भी इसी IIT JEE के एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और मैं NIT से पास आउट हूँ। ठीक है। देखो बच्चों, आज अपन जो सब्जेक्ट सीखने वाले हैं फ़िज़िक्स में सबसे ख़ास बात क्या होती है, मैं आप लोगों को वही चीज़ें क्लियर कर दूं। एक्चुअल में क्या होता है, जब अपन फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे तो फ़िज़िक्स में जब अपन क्वेश्चंस में अप्रोच लगाएंगे, है ना, तो अप्रोच लगाने के बाद क्या होता है, पहला काम होता है कंसेप्ट का। किसका काम होता है बच्चों? कंसेप्ट का। उसके बाद काम किसका होता है? जब हम पूरा कंसेप्ट अप्लाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद काम आता है अपने कैलकुलेशन का, है ना। आज अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे एक चैप्टर लिखा है मैथमेटिकल टूल्स। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में आप सोच रहे होंगे कि सर मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो। देखो बच्चों, मैथ्स का काम ये है कि जब अपन फिज़िक्स में कंसेप्ट अप्लाई कर चुके होंगे उसके बाद सारा काम होता है कैलकुलेशन का, और वो कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, आप लोगों के मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें चलती है। नीट वालों के बायोलॉजी रहता है तो वो तो कर नहीं पाते हैं। तो जो चीज़ अपने रिक्वायर्ड होती है फिज़िक्स के अंदर कैलकुलेशन के लिए, वही मैथ्स अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब क्या है? ऐसे आप ये टूल्स जो अपने फिज़िक्स के अंदर कैलकुलेशन को सॉल्व करने में काम आएंगे, वो सारे चैप्टर इसके अंदर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके डायरेक्ट कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ, इस चैप्टर के कभी भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, जब हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर ये समझ लेना कि 10, 20, 30, 40 कितना भी % मैथमेटिकल टूल्स का हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, काइनेमेटिक्स के अंदर पूरा मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपन जब देखेंगे तो मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली बच्चों, आज का जो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये ज़्यादातर इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकें और फाइनल आंसर तक पहुंच सकें, क्योंकि कंसेप्ट ही मेन नहीं होता है, मेन होता है अपना आंसर तक पहुंचना। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से बता रहा हूं, अगर बच्चों आप लोग जैसे ही अपन अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखना, फिज़िक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है बेसिक्स। अभी आप लोगों के जो चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, क्योंकि वो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से अप्रोच लगा सकते हो, है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको ये मत सोचना कि मुझे आता है या ये तो मैं बहुत अच्छे से ग्रिप कर लूँगा। आपको जितनी प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाए, जितना पढ़ने के लिए बोला जाए, आप लोग पढ़ो और उसका टाइम टू टाइम होमवर्क करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहोगे आपका सब्जेक्ट भी अच्छे रहेंगे और साथ के साथ आपका टारगेट की तरफ जो आप बढ़ रहे हो वो भी पास आता जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे एग्ज़ाम में ये चीज़ टफ़ पड़ेगी या ये सब्जेक्ट टफ़ होगा, बिल्कुल भी वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथमेटिकल टूल्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। पहला अपन जो पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा भी होगा, 10th के अंदर आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री आ भी जाता है ना। तो उसी के बेसिक चीज़ों से अपन ये स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड है। अपने को सारा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो आएगा वो आएगा डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट आएगा हमारे इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे ग्राफ। ठीक है। और फिर फाइनल हमारा आएगा एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्टार्टिंग है मैथमेटिकल टूल्स का। ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर अपने को पार्ट पढ़ने हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और एवरेज वैल्यू। देखो बच्चों, यहाँ नाम से पता लग रहा है डिफरेंशिएशन मतलब दो क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। इंटीग्रेशन थोड़ा एक ये समझ लो कि अपने लिए नया है,
पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हमारे को कोई छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के कोई बड़ी ज्योमेट्री क्रिएट करनी होती है तो उसमें अपन किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। ये फिर अपन ब्रीफ में देखेंगे। ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ देखो बच्चों क्या होता है, जैसे आप जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो तो आप ये देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन तो जेई के अंदर और 5 से 6 क्वेश्चन नीट के अंदर आप लोगों के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों को सभी का ग्राफ अच्छे से क्लियर होगा। तो इसके अंदर अपन अलग अलग तरीके के ग्राफ देखेंगे ताकि अपने को इसी टाइम पे रिमेंबर रहे और अपने सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अपने एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब वही होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी क्लास में इतने स्टूडेंट है, सबके इतने इतने नंबर आए, तो बताओ एवरेज मार्क्स कितने आए होंगे। तो उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो अपना मैथमेटिकल टूल्स का जो समरी है वो ये है। अब अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं वो ज्वाइन हो चुके होंगे। अपनी जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी बच्चों, पहली ये ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब अपन पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने दिमाग में ये आता है कि वापस से सर वही चीज़ें आएगी क्या, आएगी तो वही। देखो बच्चों अपने को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई नया चीज़ नहीं रहती है, पर इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इससे हम कोई से भी कैलकुलेशन, एंगल की कैलकुलेशन कर पाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प से, है ना। तो अब देखो अपन इसी से स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि ये थीटा एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये अपने को पता है कि ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे पता लगता है, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थीटा के सामने वाली जो साइड हो गई है तो परपेंडिकुलर, और थीटा के पास वाली जो होती है वो बेस हो गई, ठीक है। और ये जो होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस। अब देखो बच्चों अगर अपन इसमें देखें तो साइन थीटा, क्या देखें, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, साइन थीटा इज इक्वलेंट टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों, अगर अपने से पूछा जाए तो ये कितना होगा, यह आएगा सर बी सी अपॉन ए बी। कितना आएगा, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है बच्चों, वो होता है ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, ए बी, ठीक है। अगले अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो टेन थीटा कितना होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, वो है बी सी, और बेस कितना है, ए सी, ठीक है। ये मैं जानता हूँ आप लोगों को आता होगा, पर अपन किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ताकि अपन उसमें जो क्वालिटी पार्ट है वहाँ तक पहुँच सके, है ना। मैं ये भी जानता हूँ कि जरूर नहीं सभी बच्चों को आता होगा, तो जिनको भी नहीं आता है या आता है वो पूरा इसमें समराइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने से पूछा जाए बच्चों कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। बेस हमारा कितना है, ए सी, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। ऐसे अपने से पूछा जाए कि सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। पता है ना अपने को, ये कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है, तो वो ए सी अपॉन ए बी आया, है ना। ऐसे ही अगर अपन देखें तो ये आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब h अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना हुआ, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगी बच्चों बी सी, ठीक है। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट यहाँ पे पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे खास बात बताता हूँ।
जो अपने को आनी भी चाहिए। अपने से अगर दिमाग में कभी क्वेश्चन आए कि सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को पढ़ाया क्यों जाता है, पढ़ाया इसलिए जाता है बच्चों कि ये मैथ्स के ऐसे फंक्शन है जिसको कभी भी कैलकुलेशन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कभी भी उनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है ना। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा जब अपन चाहे तो क्वेश्चन के अंदर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं और जब चाहे उनको हटा भी सकते हैं, रिमूव करना बहुत ईजी है, ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ाया जाता है। दूसरा, जब कभी भी एंगल की अच्छे से कैलकुलेशन करनी हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से अच्छा कोई फंक्शन नहीं होगा, तो अपने को ये ट्रिग्नोमेट्री हेल्प देगी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, आइडेंटिटीज़, है ना। आइडेंटिटीज़ कौन सी, आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगी। आइडेंटिटीज़ कौन सी, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है ना। इसका प्रूफ कहाँ से आता है, इसका प्रूफ वहीं से आता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, है ना। तो अपने को पता है, अगर अपन यहाँ देखें और आप चेक भी कर सकते हो, अगर अपन इसको प्रूफ करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये होता है p अपॉन एच का स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये 1 के इक्वल आता है क्या, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के इक्वल आया और ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज 1 आया। इसका मतलब पहली आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा अपना जो है, दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों अभी आप लोग पहले समझने पे फोकस करो, मैं लिखने का आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा। अभी केवल अपना काम क्या है, पहले मुझे पता है ये आप लोगों को आता होगा, पर फिर भी आप जो चीज़ें हैं ना, अभी देखना धीरे धीरे आपको ऐसी चीज़ें निकल के आएगी जो आप सोचोगे कि नई नई वैल्यूज़ आ रही है। तो उसको समझने के लिए पहले बिल्कुल अपन बेसिक से देख रहे हैं, इसलिए पहले आप समझो, मैं लिखने का आप लोगों को टाइम दे दूंगा ना। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर इसको भी प्रूव करें तो 1 अपॉन पी बाय बी का होल स्क्वायर, तो ये आया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये देखो क्या आया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको भी कैसे प्रूव करते हैं, 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये आया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और ये कितना आ गया एच अपॉन पी कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी है। 3 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है, पहली आइडेंटिटी तो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो थर्ड चीज जो है वो क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एंगल। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो अपन देख रहे हैं बच्चों वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ एंगल, एंगल का कन्वर्जन, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले तो ये ध्यान में देना ज़रूरी है कि यूनिट ऑफ एंगल, है ना। एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, अगर अपने से कभी पूछा जाए कि एंगल की यूनिट क्या होती है, तो एंगल की यूनिट तो डिग्री तो हमने सुना ही है, पर रेडियन सबसे पहली चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए, क्या होती है, रेडियन। अगर अपने से पूछा जाए कि यूनिट एंगल की क्या होती है, तो वो होती है रेडियन की पहली प्रेफरेंस होती है, और डिग्री। डिग्री तो हम हमारे प्रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, पर अगर हमारे से कभी भी पूछा जाए, अगर देखो मैं इसमें पॉइंट बना के भी बता देता हूँ, वेन एवर इट इज आस्क्ड देन एंगल आर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी इन रेडियन। अगर हमारे से कभी बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल किस में होता है,
हमारे से कभी पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एंगल किसमें होता है, तो हमेशा बच्चों ये ध्यान में रखना कि जो एंगल होगा वो रेडियन में ही होता है, पर हम हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको किस में यूज़ करते हैं, डिग्री में। मतलब डिग्री और रेडियन का होना वो तो हमारे मेज़रमेंट पे डिपेंड करता है, बट अगर हमारे से कभी पूछा जाए तो हमेशा हम आंसर कौन सा देंगे, रेडियन वाला। तो अब पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ध्यान में रखना बच्चों, एंगल इन रेडियन कैसे निकालेंगे, एंगल इन डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। क्या करोगे, जो भी एंगल हमारे को डिग्री में दे रखा है, उस डिग्री के एंगल को आप क्या करो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, रेडियन के अंदर। जैसे मान लो हमारे से बोला जाए 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, फिर हमारे को दे दिया 60 डिग्री, फिर दे दिया फोर्थ 90 डिग्री, फिर हमारे को दे दिया फिफ्थ 120 डिग्री। इन सबको बोला जाए कि बताओ रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आएगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180। तो देखो ये इससे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो आंसर कितना आया हमारा, पाई/6। कितना आंसर निकल के आया, पाई अपॉन 6। ऐसे मेरे से पूछा जाए 45 का, तो यहाँ पे भी 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये 100 होगा, तो ये पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 60 डिग्री का बोला जाए तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, 90 का बोला जाए बच्चों तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये कितना आ जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। 120 का बोला जाए तो 120 इंटू पाई अपॉन 180, ये आ गया 2पाई/3। तो कुल मिला के ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब एंगल डिग्री में नहीं होके रेडियन में है, तो ऊपर कहीं ना कहीं पाई आ रहा होगा, और ये पाई वही है। पाई की वैल्यू अपने से पूछा जाए तो 22/7 या फिर 3.14 वही है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब कभी भी हमारे से पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल किस में रखते हैं, तो वो हमेशा रेडियन में ही रखते हैं, पर हम हमारे कन्वीनियंस के लिए डिग्री में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब कभी भी एंगल रेडियन में निकालना होगा तो डिग्री वाले एंगल्स को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पाई न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा पूछ लेते तो क्या करते, अगर हमारे से बोलते कि अब एंगल इन डिग्री निकालना हो, एंगल इन डिग्री निकाले तो क्या करो, कुछ नहीं, एंगल इन रेडियन जो हमारे को दे रखा है, एंगल इन रेडियन, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई से। अरे भाई यहाँ से इक्वेशन से देखो, अगर मुझे ये निकालना है तो इसको इधर भेज दूंगा ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपसे बोलेंगे कि बताओ डिग्री में कन्वर्ट करो किसे, पाई/6 नहीं 2पाई/5, ये हो गया। सेकंड हमारे को दे दिया पाई, थर्ड हमारे को दे दिया 3पाई/2। हमारे से बोला गया कि इनको कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, 2पाई/5, यहाँ क्या आएगा, 180 अपॉन पाई, है ना। ऐसे ध्यान में रखना है कि पाई हमेशा कैंसिल होंगे, तो कैंसिल होंगे तो देखो ये इससे कितना 36, तो आंसर क्या है 72 डिग्री। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या आएगा, पाई इंटू 180 अपॉन पाई, तो यहाँ से कैंसिल, ये कितना आया 180 डिग्री। डिग्री का सिंबल ये होता है। यहाँ आ जाएगा 3पाई/2 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये इससे कैंसिल, कितना आया 270 डिग्री। तो एक चीज़ हमने आज नई जो सीखी अभी, वो क्या है कि कभी भी एंगल की यूनिट हमारे से पूछी जाए तो डिग्री और रेडियन दोनों होती है, पर हमेशा हमारे से अगर पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन सी ज़्यादा रखनी चाहिए या कौन से होते हैं, तो वहाँ रेडियन होते हैं। रेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर डिग्री एंगल को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से, और अगर डिग्री वाले एंगल निकालने हो रेडियन में दे रखा हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब अपन और चीज़ें देखेंगे बच्चों, पहले आप लोग ये नोट कर लो। देखो बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसको मैं रेड पेन से आप लोग को रिप्रेजेंट करूँगा। एक जो भी नोट पॉइंट है उस चीज़ को आप लोग अलग से आप लोग को इंडिकेट हो जाएगा, तो आप लोग अपने नोट्स में भी वैसे ही नोट करें। जहाँ पे भी मैंने रेड मार्कर का यूज़ कर रखा है वहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना है ना।
चलो अब देखो बच्चों, अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब वैल्यूज़ का मतलब क्या है एक्चुअल में बच्चों? वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर अलग अलग एंगल में हमारे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछी जाए। अब आपने देखा होगा 10th में जब आप लोग होंगे तो सर ने आप लोगों को 0 से लेकर 90 डिग्री तक अलग अलग वैल्यूज़ बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू हमारे काम आने वाली है वही अपन यहाँ पे देखेंगे, पर इसमें 180 डिग्री तक देखेंगे। पर वो 180 डिग्री की जो वैल्यूज़ है वो कैसे याद करनी है वही मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले देखो, मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे थीटा रखा, थीटा की वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180, है ना। हमारे को ये डिफरेंट वैल्यूज़ है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 180 तक। और हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, फिर तीसरा टेन थीटा, फोर्थ क्या है कॉट थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा और नेक्स्ट जो है वो है कोसेक थीटा। मतलब हमारे को 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब अपने से पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू, मैं याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ। फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट या आज ही लेक्चर में क्लियर करूँगा जब अपन क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान में रखना, व्हेन एंगल greater than 90 and less than 180, only sin theta and cosec theta are positive, rest negative। ये दोनों फंक्शन ही जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं बच्चों, बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, है ना। अब अपन वैल्यूज़ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज़ में क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे अगर अपने से वैल्यू पूछी जाए तो कैसे, साइन थीटा अगर 0, साइन 0 की वैल्यू तो क्या होती है 0, जो आपने पढ़ी भी होगी, है ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये होती है 1/√2, ये क्या होती है √3/2 और ये क्या हो गया 1। अब देखो बच्चों, ये समझ लो कि जो 90 वाली लाइन है ना, ये 90 की जो लाइन होगी, यहाँ पे अपन ने एक मिरर रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मिरर। तो मुझे बताओ, अगर मिरर रखेंगे यहाँ पे तो पहली वैल्यू क्या दिखेगी, ये वाली, दूसरी क्या दिखेगी, ये। तो ऐसे ही समझ लेना कि यहाँ मिरर रखा हुआ है, मुझे ये वैल्यूज़ को ही उल्टा लिखना है। ये मिरर रखा हुआ है, इन वैल्यूज़ को ही उल्टा रखना है। बस ये ध्यान में रखते हुए कि जब एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180, मतलब यहाँ से यहाँ तक में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ देखो वैल्यू रखेंगे तो कैसे, पहली वैल्यू √3/2, दूसरी वैल्यू 1/√2, फिर तीसरी वैल्यू 1/2, नेक्स्ट क्या आ गई, तो नेक्स्ट 0 आ गई, है ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आ चुकी है, ठीक। अच्छा, दूसरा देखो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे, यहाँ से इसको उल्टा लिख दो। जहाँ जिन फंक्शनों में भी जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उनके जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है, जैसे साइन कोस थीटा का रेस्पेक्टिव फंक्शन होता है साइन, कोट थीटा का रेस्पेक्टिव फंक्शन होता है टेन, और कोसेक थीटा का रेस्पेक्टिव फंक्शन क्या होता है सेक। तो जो भी इनकी वैल्यूज है ना उनको उल्टा लिख दिया करो। बाकी देखो यहाँ क्या आएगा, 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये क्या आया 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हमारे को सर ने क्या बोला था कि ये 90 वाली जो लाइन है, यहाँ मिरर रखा हुआ है, इनकी वैल्यूज़ को उल्टा रखना है यहाँ से, पर कहाँ कि ये ध्यान में रखते हुए कि थीटा की वैल्यू 90 से 180 होगी तो केवल कौन, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ क्या आएगा, -1/2, -1/√2, -√3/2 और ये -1, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपन ने देखी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब देखो, आपने केवल साइन थीटा की यहाँ तक की वैल्यू याद करी और मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यू याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ अपन ने याद करी और इससे देखा। अब समझना
जब ये देखा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, 0/1 0, ये आएगा 1/√3, ये आएगा 1, ये क्या आया √3। और ये जो होता है ना बच्चों वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि इन्फानाइट होता है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, नॉट डिफाइंड और इन्फानाइट में उतना ही डिफरेंस है जितना मैं आपसे कहूँ कि मान लो आप लोगों को कश्मीर से स्टार्ट होके कन्याकुमारी तक जाना है ना, आप देखोगे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है पर आप लोग जा सकते हो, है ना, और आपसे बोल दिया जाए कि पैदल जाना है ना, आप लोगों से क्या कह दिया है कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट हो जाओ, कहाँ से, कश्मीर से, हो कहाँ पे चले जाओ, कन्याकुमारी तक। तो आपको पता है कि एक तो बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ पे और एक बिल्कुल साउथ पे है, पर अपने को पता है कि वहाँ से वहाँ तक की कुछ ना कुछ रास्ता तो है, पर अपने से पैदल बोल दिया जाए और हमने डिस्टेंस चेक करी तो डिस्टेंस चेक करने पे हमारे को आया कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गई, मान लो 4-5 हज़ार किलोमीटर आई। तो आप लोग चलना स्टार्ट हुए तो आपको पता है कि मुझे इस रास्ते से चलने पे कभी ना कभी तो मेरी मंजिल आ जाएगी। तो वो वाला रास्ता जो होता है ना बच्चों वो होता है इन्फानाइट, मतलब ऐसा रास्ता जो आपको पता हो, जिस पे चलने से आपको ये पता हो कि इससे मंजिल बहुत दूर है पर कभी ना कभी तो आएगी, उस रास्ते को आप ऐसे कह सकते हो कि इन्फानाइट होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है कि आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है ना। तो दोनों चीज़ें क्लियर रखना, यहाँ पे आंसर जो आता है वो नॉट डिफाइंड आता है, पर हम जनरली जहाँ पे भी इन्फानाइट वाली टर्म यूज़ होती है ना अपन लिख देते हैं, लिखना तो वैसे नॉट डिफाइंड चाहिए पर अगर अपन इन्फानाइट लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इन्फानाइट पे भी अपन नॉट डिफाइंड को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, पर मैथ्स में जब आपको बताएंगे तो वो नॉट डिफाइंड ही बताएंगे, है ना। चलो अब इसके बाद वैल्यूज़ को उल्टा लिखेंगे तो यहाँ -√3, -1, -1/√3 और ये 0। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, 0 के आगे माइनस माइनस लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा में यहाँ लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब समझाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ये क्या आया √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, क्योंकि 1/ नॉट डिफाइंड, ये समझ लो उल्टा लिखा है अपन ने वैल्यूज़ को। यहाँ क्या आएगा -1/√3, -1 -√3 और ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ऐसे मत कहना कि सर यहाँ पे आपने कहा था कि नेगेटिव में लिखना है तो माइनस नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती है बच्चों, है ना। सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा, तो वैल्यू रखो 1, 2/√3, √2, 2 और ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, है ना। फिर ये क्या आएगा, -2, -√2, -2/√3 और ये -1। ठीक, अगला देखो कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा होता है, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, है ना। ये आएगा 2, ये आएगा √2, ये 2/√3, ये 1, ये आया 2/√3, ये √2, ये 2 और ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। तो हमने देखा बच्चों कि 0 से लेके 180 डिग्री तक की वैल्यूज़ जो है उसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, अपन कैसे भी उसको याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है, एक तो मैंने आप लोगों को ये बताई थी, दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ वो भी ध्यान में रखना है। कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ अपने को ध्यान में रखनी है। स्पेशल एंगल क्या, जैसे साइन 37 डिग्री, एक्चुअल में तो बच्चों ये होता है साइन 36.9, पर फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन यूज़ करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं। और कैसे, ये वैल्यू होती है 3/5, है ना। ऐसे ही cos 37 जो होता है वो होता है 4/5 और tan 37 इसी से निकल के आता है कितना, 3/4। ये ध्यान में रखना बच्चों, है ना। उसी के साथ दूसरा स्पेशल एंगल क्या होता है, साइन 53 डिग्री, उसके साथ साइन 53 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 4/5। फिर यहाँ पे cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है वो है 3/5 और tan 53 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी आती है, 4/3। तो आप लोग यहाँ पे देखो हमने एक स्पेशल एंगल देखा 37 और 53 डिग्री का। 37 के अंदर तो क्या है कि 37 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 37 3/5, cos 37 की वैल्यू 4/5 और tan 37 की वैल्यू 3/4 हो गई। ठीक है, ऐसे ही साइन 53 डिग्री की वैल्यू जो है वो आई 4/5। ठीक है,
फिर आया cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 और tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बच्चों, कभी कभी कैलकुलेशन में हम अटक जाते हैं, है ना, और जहाँ अटक जाए ना, उन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने, देखो मैं जब खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इन चीज़ों को याद कर लिया था। आप भी याद कर लेना, आप लोगों के काम आएगी। √1 1, √2 1.4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा ना, तो आप लोग बाद में जब भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि क्या करना है। √3 की वैल्यू 1.7, 3 ये 1.41, √4 की वैल्यू 2, √5 की वैल्यू, यहाँ तक तो सबको याद रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ जैसे आओगे तो आ जाएगा 2.25, √6 की वैल्यू होती है 2.46, √7 की वैल्यू होती है 2.71, √8 की वैल्यू होती है 2.82 और √9 की वैल्यू हो गई 3 और √10 की वैल्यू होती है 3.14। देखो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की कैलकुलेशन फास्ट हो जाए तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये वाली जो वैल्यूज़ है ना उनको थोड़ा ध्यान में रखो। याद रखने में एक फ़ायदा क्या है, एक तो चीज़ें देखो आप लोगों को कैलकुलेशन में हेल्प देगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अपने कहाँ पे हेल्प देगी है कि मान लो हमारे को कहीं पे भी केमिस्ट्री का हो गया या फिर फिज़िक्स का हो गया, कोई भी बड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया उसमें मुझे ये चीज़ काम आ जाएगी, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है बच्चों, जो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में देखो कुछ फार्मूले जो अपने काम आते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला फार्मूला जो होता है बच्चों वो आता है साइन a प्लस बी का। किसका आता है, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वैल्यूज़ हमारे को क्यों बताई जा रही है, रीज़न इसके पीछे क्या है। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू इसलिए बताई जा रही है, मान लो हमारे से पूछा जाए साइन 75, क्या पूछा जाए, साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो अपने को पता है कि 75 जो है वो एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो उस स्टैंडर्ड एंगल को सॉल्व करने के लिए अपन उसको ऐसे कर सकते हैं, देखो साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। मुझे पता है 45 की भी वैल्यू आती है, 30 की भी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे लिखने में क्या इजी है, देखो साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो a बन गया 45, b बन गया हमारा 30। तो यहाँ से देखो क्या आया, 1/√2, √3/2 प्लस 1/√2 और ये आ गया 1/2। आंसर कितना आ गया, √3 प्लस 1/2√2। अब देखो यहाँ पे काम आएगी ना ये वैल्यू कि √3 इतना होता है, √2 ये होता है ना। ऐसे ही सिमिलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन a माइनस बी का। तो a माइनस बी का क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। देखो उस फॉर्मूले में जहाँ प्लस आ रहा था यहाँ पे भी प्लस आया, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस आया, इसका मतलब सेम फॉर्मूला है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, मान लो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती तो उसको वापस 45 माइनस 30 लिखते हैं, है ना। थर्ड फॉर्मूला जो आता है बच्चों, आता है cos a प्लस बी। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस माइनस है, ऐसे ध्यान में रखना, जब यहाँ ऊपर प्लस है तो फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे यहाँ समझना क्या आएगा, cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b। देखो ये मैंने थोड़ा अलग से इसलिए बनाया है बच्चों, ये वाली चीज़ को थोड़ा इंडिकेट करना, ये वाली चीज़ को यहाँ पे देखो ध्यान से समझना। जब cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना होगा, किसका, cos a प्लस बी का, तो a प्लस बी जहाँ पे है तो ये आएगा सिंबल जो यहाँ पे cos a cos b, cos a cos b, और ऊपर जो दे रखा है जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन का आएगा माइनस का, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। ऐसे ही यहाँ पे cos a माइनस b का जब पूछा जाएगा तो क्या आएगा, तो वो आएगा cos a cos b प्लस, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, ये उल्टा है बच्चों, है ना, उस वाले से। तीसरा जो हमारे काम आने वाला है वो है बच्चों साइन 2 थीटा का। किसका, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद करने का तरीका क्या है बच्चों, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा,
पर तरीका क्या है, जब यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल है, दोनों में क्या है, सिंगल एंगल है। तो अगर कभी मुझसे पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप यहाँ देख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना, क्योंकि यहाँ अब देखो यहाँ डबल था तो यहाँ सिंगल थे, तो यहाँ सिंगल होगा तो यहाँ हाफ हाफ होंगे। कभी मेरे से पूछा जाए कि साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बताओ, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। तो ये फॉर्मूला हो चुका है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल लेना, ये फॉर्मूला अपने काम आता है, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है बच्चों वो है cos 2 थीटा का। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये पूरे रेड मार्कर से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके 3 फॉर्मूलाज है और तीनों ही आप लोगों के बहुत काम के हैं, है ना। अब देखो बच्चों समझना, मान लो अपने से पूछा जाए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, किसका, cos 2 थीटा का। तो ये आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब तरीका वही है, यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल है, पर इसमें कन्वर्जन भी होता है। जैसे cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो देखो तीनों में वही सीक्वेंस हो रही है, यहाँ डबल एंगल तो तीनों में सिंगल। तो कभी मेरे से पूछा जाए कि सर cos थीटा का फॉर्मूला बताओ, किसका पूछा जाए, cos थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो cos थीटा का आएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। तो अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखी। अब आप लोग नोट कर लो और जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और जैसे ही आप लोग नोट कर लेते हो मुझे इन्फॉर्म कर दें बच्चों। ये मैंने वो चीज़ें बताई है बच्चों जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगी। मैं ये जानता हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं मैं आप लोगों को बताऊँगा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपके लगभग हर एक चैप्टर के अंदर काम आ ही जाता है, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, जिसके अंदर भी एंगल की कैलकुलेशन आएगी वो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों। और जिन जिन को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ये वैल्यू समझ में आ गई, जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया, प्लीज़ थंब के थ्रू रिप्लाई कर दो बच्चों, ताकि मुझे क्लियर रहे कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कोई भी डाउट नहीं रहा है। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी ये नोट करने के साथ साथ रिप्लाई भी कर दें थंब के थ्रू कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ओके, निकिता का मैसेज आ चुका है, बाकी लोग भी बता दें बच्चों जिन जिन को भी समझ में आ गया। स्नेहा का भी आ चुका है, अदिति का भी आ चुका है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। जैसे ही आप लोग नोट कर लेते हो बच्चों मुझे डन के थ्रू भी मैसेज कर देना, ताकि फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ चीज़ें बता के सेशन एंड कर सकूँ। विजयंत का भी मैसेज आ चुका है, जो भी और भी मुझे देख रहे हैं।
तो होपफुली जो आज अपन ने पढ़ा बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर तो पता ही है। जैसे ही आप लोग नोट कर लो मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बता के फिर सेशन एंड कर सकूं। और ये बहुत काम करेगी बच्चों। मेरे सिलेक्शन के टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प दिया था। ये आप सोच रहे होंगे कि सर ने रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10 की वैल्यूज़ क्यों लिखाई, पर आप लोग देखोगे कि इनकी वैल्यूज़ कितनी काम की यूज़ होती है आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग ये जो पूरा जो पार्ट है ना उसको अच्छे से समझना। चलो तो देखो बच्चों, होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो 8955050648 वाला है ना, ठीक है। और भी अगर आप कल अपन देखेंगे बच्चों इसके अंदर कि क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। देखो आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और किन वैल्यूज़ पे आगे जो हमारे को पता नहीं थी, है ना। कुछ मैं एप्लीकेशन वाला पार्ट भी बताऊंगा। तो ये समझ लो कल वाले जो लेक्चर है उसके अंदर अपना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना।